हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जैसे कि रोज की तरह आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो लेके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो ये है कि यूएस ने अपने पहले बैंक नोट्स प्रिंट किए हैं जिसमें वुमेन के सिग्नेचर हैं। तो यूएस प्रिंट फर्स्ट बैंक नोट्स विथ वुमेन सिग्नेचर। तो यूएस द ट्रेजरी हैज प्रिंटेड द फर्स्ट यूएस बैंक नोट विथ टू वुमेन सिग्नेचर, द न्यू करेंसी नोट्स ऑफ रुपीज ऑफ $1 एंड $5। तो यूएस ने अपने पहले ऐसे बैंक नोट प्रिंट किए हैं जिसमें वुमेन के सिग्नेचर हैं, और ये जो नोट हैं ये $1 और $5 के हैं, जिसमें जो सिग्नेचर होगा वो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी यानी कि अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलन एंड लैन मालेरबा, ये दो वुमेन हैं जिनके सिग्नेचर बैंक नोट्स पे होंगे। द यूनाइटेड स्टेट करेंसी नोट्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ग्रीन बैक। तो जो ये नोट्स हैं, जो करेंसी है यूएस की, उसको पॉपुलरली नोन ग्रेन बैक के नाम से जाना जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, Bureau of Engraving and Printing, and the Federal Reserve decide how much currency notes will be printed. The Treasury Department Bureau of Engraving and Printing has note printing facilities at Fort Worth, Texas, and another in Washington. तो ये सारी चीजें भी कुछ हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। लेजेंडरी पीटी उषा इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। तो जो पीटी उषा हैं वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा और legendary athlete PT Usha was elected as the first woman president of Indian Olympic Association. The 58-year-old Miss Usha, a multiple Asian Games gold medalist and fourth place finisher in the 1984 Los Angeles Olympic 400-meter hurdle final, was declared elected unopposed for the top post in the polls. The elections were held under the supervision of Supreme Court appointed retired Supreme Court Judge L. Nageshwara Rao. US emerged as a lone candidate for the top post as nobody was willing to fight against Usha, who was nominated to the Rajya Sabha by ruling Bharatiya Janata Party in July. तो अगर मैं पीटी उषा की बात करूं तो ये जो हैं इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था इस इलेक्शन में, और ये सोल रिप्रेजेंटेटिव थी जिनको यूनानिमसली जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो सोल कैंडिडेट थी और कोई भी उनके खिलाफ फाइट नहीं करना चाहता था। गौरतलब है कि जो पीटी उषा हैं वो राज्यसभा मेंबर भी हैं भारतीय जनता पार्टी से जुलाई से। जॉस बटलर एंड सिद्रा अमीन नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 के लिए जॉस बटलर और जो पाकिस्तान की साइद्रा अमीन है उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। इंग्लैंड 2020 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जॉस बटलर वाज नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग हिज स्टुपेंडस शो इन नवंबर। तो उन्होंने जो नवंबर में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसके तहत उनको ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान साइद्रा अमीन है उनको भी सेकंड सक्सेसिव विनर ऑफ द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है फॉर देयर कंट्री। तो लगातार दूसरी बार साइद्रा अमीन को भी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, थैंक्स टू हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द ओडीआई सीरीज विन ओवर आयरलैंड। अगर आप जानना चाहें कि किस मंथ में कौन सा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था, किसको मिला था, तो 2000 जनवरी 2022 में कीगन पीटरसन, फरवरी 2022 में श्रेयस अय्यर, मार्च 2022 में बाबर आजम, अप्रैल 2022 में केशव महाराज, मई 2022 में एंग्लो मैथ्यूज, जून 2022 में जॉनी बेरिस्टो, जुलाई 2022 में प्रभत जयसूर्या एंड अगस्त 2022 में सिकंदर रजा, सितंबर 2022 में मोहम्मद रिजवान, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली। तो ये कुछ और भी थे जो अगर आप पूरे ईयर के जानना चाहें तो ये सारे लोग हैं जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। जापान स्पेस लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर। तो जापान का जो आई स्पेस है उन्होंने पहला कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च कर दिया है। जापान इज एलेटेड एंड प्राउड ऑफ इट्स स्पेस स्टार्टअप दैट सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून रिसेंटली, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स व्हाट वुड बी हिस्टोरिक फर्स्ट बोथ फॉर नेशन एंड प्राइवेट कंपनी।
This has been an easy task and got successful after multiple delays. Additionally, what makes it unique is the fact that it is first successful venture to the moon by a private company. तो पहली बार किसी कंपनी ने मून के लिए एक मून लैंडर को लॉन्च किया है और जापान ऐसा पहला बन गया है किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा जहां पर मून लैंडर को लॉन्च किया गया है. तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप. देन फर्स्ट G20 सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीट इन बेंगलुरु अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी. तो पहला जो G20 सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज जो थे वो पहली बार बैंगलोर में मिले अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी. द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग 13 to 15 December 2022 in Bengaluru. This meeting, which will mark the start of discussion for the finance track agenda under the G20 presidency, will be hosted by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India. That upcoming meeting of G20 finance and central bank deputies will be co-chaired by Mr. Ajay Seth, Secretary Department of Economic Affairs, and Dr. Michelle D. Patra, Deputy Governor of RBI. The counterparts from G20 member countries and from several other countries and international organizations invited by India will participate in the 2-day मीटिंग. तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं कि जो पहली G20 सेंट्रल बैंक की मीटिंग होगी, डिप्यूटीज की जो मीटिंग होगी वो बैंगलोर में होगी अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी. इंडिया चाइना ट्रूप क्लैश अलोंग LAC इन ताइवांग रीजन अरुणाचल प्रदेश. तो इंडिया और चाइना की जो ट्रूप है उनके बीच झड़प हुई है LAC की ताइवान रीजन में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है. ताइवान रीजन और अरुणाचल प्रदेश रीजन में इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप क्लैश्ड along the line of actual control in the Tawang sector of Arunachal Pradesh on December 9, and the phase off resulted in minor injuries to the few personnel from both sides, the Indian Army said. The clash near Yangtze along the LAC in the sensitive sector took place amid the over 30-month border standoff between the two sides in eastern Ladakh. On December 9, PLA troop contracted the LAC in Tawang sector, which was contested by own troops in a firm and resolute manner. The face-off led to minor injuries to few personnel for both sides, the army said in a statement. Both sides immediately disengaged from the area as a follow-up by the incident. Commander in the area held a flag meeting with the counterparts to discuss the issue in accordance with structured mechanism to restore peace and tranquility. तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के ट्रूप के बीच झड़प हुई LAC में, तांगवांग रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा नेम्ड आफ्टर फॉर्मर CM मनोहर पारिकर. तो जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको अब मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया गया है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा विच हैज बीन नेम्ड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर. तो ये जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का, ये किसके नाम पे रखा गया है? जो फॉर्मर CM थे जिनका निधन हो चुका है, मनोहर पारिकर के नाम पे. द न्यू एयरपोर्ट विच इज अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम सिटी पणजी. तो ये सिटी पणजी से नया एयरपोर्ट जो ये खुला है पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और 44 लाख यानी 44 लाख पैसेंजर को एक साल में हैंडल कर सकता है. इट कैपेसिटी कैन बी रेज टू ओवर 3 करोड़ passenger per year after expansion plans in future. The new airport is capable of handling large aircraft as the Airbus A380. It is also rapid exit taxiway and 6 cross taxiway for quicker aircraft. तो किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि मोपा एयरपोर्ट जो है वो किस के नाम पर पड़ा है? तो वो मनोहर जो पारिकर थे उनके नाम पे ये नाम रखा गया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा. UAE सक्सेसफुल लॉन्चेस फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनार स्पेसक्राफ्ट. तो UAE ने पहला अरब बिल्ट लूनार स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है. द SpaceX Falcon 9 rocket carried into space the first ever Arab built lunar spacecraft. It was launched from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. तो फ्लोरिडा में UAE ने पहली बार सक्सेसफुली अरब बिल्ट लूनार स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है. द फर्स्ट रोवर वॉज बिल्ट इन दुबई मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर. तो ये पहला रोवर है जो कि MBRSC में बना है UAE में, एंड इट इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द Hakuto Arlander engineered by Japanese lunar exploration company iSpace. इसके पहले अभी iSpace का मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जापानीज की जो iSpace है उन्होंने पहला कमर्शियल मून लैंडर भी लॉन्च किया है. साथ ही साथ उन्होंने UAE को भी मदद किया है पहला उनका अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए. इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ 6th वंदे भारत ट्रेन ऑन नागपुर बिलासपुर रूट. तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट कर दी है या फ्लैग दे दिया है 6वीं ट्रेन जो कि वंदे भारत ट्रेन है, 6th वंदे भारत ट्रेन जो कि नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि बिलासपुर जो कि कहां पे आता है, छत्तीसगढ़ पे आता है, और नागपुर जो कि महाराष्ट्र में आता है. दिस इज द सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस इन द स्टेट आफ्टर द मुंबई अहमदाबाद. तो मुंबई अहमदाबाद जो थी वो पहली थी गोवा के लिए, पहली थी गुजरात के लिए,
सॉरी नॉट गुजरात, पहली थी महाराष्ट्र के लिए, और अब ये दूसरी ट्रेन होगी जो महाराष्ट्र के लिए होगी, बिलासपुर से नागपुर। He inaugurated the Nagpur Metro Phase 1 and laid the foundation stone of Nagpur Metro Phase 2 at खापरी मेट्रो स्टेशन। तो उसके अलावा उन्होंने जो नागपुर का मेट्रो फेज 1 था उसको भी इनॉग्रेट किया, और जो नागपुर फेज 2 है जो बनने शुरू होगा उसका भी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। बाकी जो फेज 1 थी उसकी लागत 8,650 करोड़ थी, और जो फेज 2 है उसकी लागत 6,700 करोड़ होगी। 20th एडिशन ऑफ काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, तो जो 20th एडिशन था काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हो चुका है। 20th edition of Kathmandu International Mountain Film Festival kicked off in Kathmandu, Nepal this year. The festival was scheduled to be held from December 8 to 12. तो ये जो फेस्टिवल है वो 8 से 12 तक चला। The festival is resuming its physical screening after 2 years. तो ये जो है 2 साल के बाद फिर से ये चालू हुआ, जहाँ पे फिजिकल स्क्रीनिंग फिर से इस फेस्टिवल की शुरू हुई। और बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड इज रेडी टू शोकेस नंबरस फिल्म फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, द की फोकस ऑफ द फिल्म इज टू माउंटेन कम्युनिटीज एंड कल्चर ऑफ नेपाली ऑडियंस। तो जो मेन फोकस होता है इस फेस्टिवल को मनाने का वो ये होता है कि जो कल्चर है नेपाली ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके, माउंटेन कम्युनिटीज और उनका जो कल्चर है वो नेपाली ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। दिस ईयर द ऑडियंस विल गेट अ चांस टू विटनेस मोर देन 60 फिल्म्स फ्रॉम 30 डिफरेंट कंट्रीज। तो इस साल जो है वो चांस मिलेगा ऑडियंस को 60 फिल्म्स 30 अलग अलग कंट्रीज से देखने का। इंडियन आर्मी एरावत डिवीजन कंडक्टेड एक्स संचार बोध। तो इंडियन आर्मी का एरावत डिवीजन है, उन्होंने एक्स संचार बोध को इन एक्सटेंसिव रिडन टेरेन ऑफ पंजाब द एक्सरसाइज वैलिडेटेड टैक्टिकल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। तो अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अपना जो उनकी जो एरावत डिवीजन थी उन्होंने संचार बोध जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की। द फॉर्मेशन रिअफर्म्ड इट्स डिटर्मिनेशन टू विन एट एनी कॉस्ट अंडर एडवर्स कंडीशन। तो ये बहुत ही विपरीत कंडीशन में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ताकि ये बताया जा सके, ये डिटरमाइन करा जा सके कि खराब से खराब सिचुएशन में भी जो इंडियन आर्मी है वो जीत सकती है। द इंडियन वन आर्मर्ड डिवीजन अंडर 2 कॉर्प्स is headquartered at Patiala. The one armored division nicknamed the Black Elephant और Erawat division is considered to be the pride of the Indian Army। तो जो ये Black Elephant जिसको एरावत डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडियन आर्मी का प्राइड माना जाता है। Elephant have been regarded as precious and majestic since the Puranic era. The supremacy of elephant is also well illustrated in the Hindu mythology. The one armored division played a major role in the Indo-Pakistan war। तो ये सारी चीजें आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। At the time, the division conducted of 2 Royal Lancer, 4 Hodgson horse, 7 light cavalry, 16 black elephant cavalry, 17 cavalry of Puna horse, 18 cavalry and 62 cavalry। जस्टिस दीपांकर दत्ता टेक्स ओथ एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जस्टिस जो दीपांकर दत्ता थे अब उन्होंने ओथ ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं वो। दीपांकर दत्ता हैज टुक द ओथ एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड administered the oath to Justice Datta in the swearing in ceremony in the Supreme Court in the presence of all judges. With the appointment of Justice Datta, the Supreme Court will have 28 judges out of the strength of 34 judges। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, जो टोटल सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं वो 34 हो सकते हैं। तो अब अगर अभी का हम जो दीपाकर दत्ता है उनका इंक्लूजन कर दें तो टोटल अब 28 जजेस हो गए हैं। जस्टिस दत्ता विल हैव अ टर्म टिल February 8, 2030। तो 2030 फरवरी 8 तक इनकी नियुक्ति रहेगी। 57-year-old Justice Datta will have nearly 8-year tenure in the Supreme Court until his retirement in February 2030। तो 8 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट के एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें थी जो आज के करंट अफेयर में मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस कंप्लीट सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप @Infinity Education AEJE ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप और भी चीजें देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 8533036665। उम्मीद और अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगर हम कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट शेयर करते हैं तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।